नमस्कार, संस्कृति आई इसमें आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है उसके इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद हम लास्ट में ये देखेंगे कि आपकी आगे की पढ़ाई की रणनीति इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसी होनी चाहिए। अर्थात आपको जीएस में इकोनॉमी सब्जेक्ट को तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार की आपकी रणनीति रहनी चाहिए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए उनका आंसर आपको कैसे देना चाहिए था। जिन लोगों ने भी इस बार पेपर अटेम्प्ट किया हो उनको ज़रूर एक बात लगी होगी कि इकोनॉमी के क्वेश्चन ट्रिकी थे, उनको वहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा था और 2-3 टॉपिक के स्टेटमेंट को मिलाकर के क्वेश्चंस बनाए गए थे, इसलिए हो सकता है उनको टाइम भी ज़्यादा लगा हो। लेकिन वो सबके साथ हुआ होगा, इसलिए अगर आपने पेपर दिया है तो उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और अब पेपर हो गया है आपका। फिलहाल हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे हल करने थे, क्या उनका आंसर होना चाहिए, किस प्रकार से उनको आपको देखना चाहिए था। तो देखें ज़रा, हम लोग आज जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये सेट सी है, क्वेश्चन पेपर का सेट सी, और उसी के क्वेश्चन नंबर है। तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन है, सेट सी है, ध्यान रखेंगे। अब सेट सी में जो क्वेश्चन 21 है ये फैक्चुअल क्वेश्चन दिया है। यहाँ लिखा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छंटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। ये एक तथ्यात्मक क्वेश्चन था, यानी यदि आप इसके बारे में जान रहे हैं तो आप सीधा सीधा तुरंत आंसर देंगे विदाउट टेकिंग नो टाइम। अदरवाइज आपको इसमें समय लग सके, समय लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आता हो तो अटेम्प्ट करना चाहिए, अन्यथा छोड़ देना चाहिए। तुक्का लगाने का या इसमें सोचने विचारने का समय है ही नहीं। और चूंकि वैसे इसमें हिंट दिया है क्वेश्चन में कि फैक्ट्री, एम्प्लॉई डिस्प्यूट या फिर छटनी, कामबंदी, इनसे बात कर रहा है, तो आप देखेंगे ये जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये केवल आंकड़े प्रकाशित करता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित, राष्ट्रीय लेखांकन से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करता है, जिसको अब NSO में मर्ज कर दिया गया है। दूसरा, DPIIT, ये विभाग भारत में IIP से रिलेटेड आंकड़े देगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या WPI के आंकड़े देगा, या आप कहेंगे कि व्यापार से संबंधित FDI से रिलेटेड नीति, तो इसका भी इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा लिखा है श्रम ब्यूरो, और आप नाम देखेंगे ये पूरा जो क्वेश्चन बनाया गया है लेबर पर ही है, और लेबर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो चर्चा में भी रहे क्योंकि गवर्नमेंट इस समय लेबर रिफॉर्म्स कर रही है, श्रम संहिताएँ बनाई गई हैं, श्रम पोर्टल बनाया गया, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर लेबर ब्यूरो है। लेकिन ये क्वेश्चन से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, परंतु मैं अगेन फिर से कहूँगा, जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो आपको उस क्वेश्चन को, यदि आपको आता है, उसके बारे में जानकारी है, तो अटेम्प्ट करें। इसमें ब्लफ नहीं करना है क्योंकि मेमोरी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट है इसमें, तो लेबर ब्यूरो इसका सही आंसर है। और बाकी अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो पता चल रहा है कि नहीं, ये CSO का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, DPIIT इसका भी इसमें कोई रोल नहीं आता। और चौथा जो ऑप्शन दिया वो तो वैसे ही बिल्कुल अलग है कि राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली, तो वो तो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो लेबर ब्यूरो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है, समय लगेगा आपको इसको सोचने में, समझने में। जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा पेपर में उनको इसमें टाइम लगा होगा और हो सकता है कि इसमें कन्फ्यूजन भी रहा हो क्योंकि 2-3 चीज़ों को मिक्स किया गया है। और आप देखेंगे अब तक UPSC जो क्वेश्चन पूछता था उसमें सामान्यतः वो RBI की मौद्रिक नीति के बारे में कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन होते थे। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो US फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और फिर आप देखें दूसरा स्टेटमेंट जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का है, तीसरा स्टेटमेंट घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन से है। ये 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके पूछा है, तो एक बार हल करते हैं जरा इसका क्या आंसर आना चाहिए। पहला लिखा है कि US फेडरल रिजर्व बैंक की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जाती है। अब आप इस स्टेटमेंट के बारे में सोचें कि US रिजर्व बैंक, अगर US का फेडरल रिजर्व बैंक अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा, इसका मतलब है वो ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। अगर वो ब्याज दर बढ़ाएगा तो बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी,
और यूएस का केंद्रीय बैंक है, इसका मतलब जो डॉलर की तरलता है वो बाज़ार में घट जाएगी। जैसे उसने ब्याज दर बढ़ाई है तो अन्य देशों में जिन निवेशकों ने निवेश किया है वो अपना निवेश वहाँ से विड्रॉ करेंगे और यूएस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ गई हैं। तो सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। ये जो पूंजी पलायन वर्ड लिखा है ये इंडिया से संबंधित लिखा हुआ, हालांकि यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया गया, लेकिन अगर हम इसको भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझें तो लाइन को एक बार पूरा करते हैं कि यूएस की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भारत से पूंजी पलायन को बढ़ावा देती है। भारत से पूंजी पलायन क्यों लग जाएगा? क्योंकि यूएस में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से वहाँ ब्याज दरें बढ़ गई हैं, निवेशकों को वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो भारत से पूंजी का पलायन बढ़ जाएगा, कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम बीओपी में कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने लग जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यहाँ लिखा है कि पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। जब भी इंडिया से पूंजी पलायन होगा यानी कैपिटल आउटफ्लो होगा, भारत से कैपिटल आउटफ्लो होने का मतलब है कि भारत में जो हमारा फॉरेक्स है, डॉलर का जो रिजर्व है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे ही डॉलर की सप्लाई कम होगी डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगेगी और रुपी डेप्रीशिएट होगा। रुपी डेप्रीशिएट होने का मतलब है कि जो हम विदेशी ऋणों का भुगतान करते हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा लिया गया ऋण हो या फिर कमर्शियल बोरोइंग्स हो, वो जो हम विदेशी ऋणों का भुगतान करेंगे हमारी ऋण भुगतान की लागत बढ़ जाएगी। प्रति डॉलर अगर हमें पहले 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, अब हमें प्रति डॉलर हो सकता है 71-72 रुपये खर्च करने पड़े, यानी हमारी लागत बढ़ जाएगी। और इस दृष्टिकोण से ये जो लिखा है कि ब्याज की लागत को बढ़ा सकता है, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ब्याज की दरें नहीं बढ़ेंगी लेकिन ब्याज की लागत बढ़ सकती है। दोनों में अंतर है। ब्याज की दरों के अगर संदर्भ में बोलूं तो ये कुछ और आंसर निकलने लग जाएगा, लेकिन ब्याज की लागत के बारे में बात करें तो यहाँ पर आंसर आएगा कि ब्याज की लागत बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है ब्याज की लागत? क्योंकि रुपी डेप्रीशिएट हो रहा है। रुपी डेप्रीशिएट क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो है। जब भारत से ज़्यादा आउटफ्लो होगा, डॉलर की सप्लाई घटने लगेगी, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रुपए की वैल्यू डेप्रीशिएट होगी, तो प्रति डॉलर हमें ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ेंगे और उसका परिणाम हमारा जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। यहाँ लिखा है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। ध्यान दें, यहाँ पर मूल्य ह्रास नहीं है, यह अवमूल्यन है। अवमूल्यन उस देश में होता है जिस देश में फिक्स एक्सचेंज रेट हो, यानी जहाँ पर स्थिर विनिमय दर प्रणाली हो, वहाँ की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के मूल्य को खुद घटाया जाए। तो घरेलू मुद्रा का ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। अब यहाँ पर घटाता है लिखा है, इसको समझते हैं जरा। मान लो कि इंडिया में सरकार आरबीआई अवमूल्यन कर दे और मुद्रा की वैल्यू को खुद ही घटा दे। यदि आरबीआई ऐसा करता है कि मुद्रा की वैल्यू को खुद घटा देगा, इसका मतलब है कि हमें जो उधार हमने लिया है, जो कमर्शियल बोरोइंग्स हमारी कंपनियों ने या जो भी हमने बाहर से उधार लिए हुए हैं, उनकी लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब उसका रिस्क बढ़ता जा रहा है कि भविष्य में और डिवेल्यूएट किया गया तो और रिस्क बढ़ जाएगा, भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इससे रिस्क बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है जोखिम को घटाता है, तो इस संदर्भ में ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उस हिसाब से आप देखेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुद्रा नीति यानी मौद्रिक नीति होती क्या है। फिर मौद्रिक नीति केवल आपको आरबीआई की तो पता हो ही, यानी भारत की केंद्रीय बैंक की, उसके साथ साथ आपको उसका रिलेशन यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से भी पता होना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर यह पता हो कि उस मौद्रिक नीति, अगर सख्त मौद्रिक नीति होती है, उससे एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ता है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा के पलायन में वृद्धि होती है, कमी होती है। इसमें आपको बीओपी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जो हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवमूल्यन क्या है, मूल्यह्रास क्या है और उसका ईसीबी से क्या कनेक्शन है। तो इस संदर्भ में मेरे हिसाब से ये एक ट्रिकी क्वेश्चन भी था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसमें समय लगता है सोचने विचारने में, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें एक साथ पूछ ली गई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत आपकी व्यापक जानकारी पूछ ली गई है। आज के समय में यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, तब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कैसी पढ़ाई करनी होगी, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। हालांकि हम लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर 1 और 2 के हिसाब से आंसर देखें तो आंसर ए आएगा यहाँ पर।
देखिए एक बात और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, इसमें एक छोटा सा आप संभावित आंसर दूसरा भी निकल सकता है। ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी इस क्वेश्चन की व्याख्या कैसे करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरा लिखा नहीं गया है, और जब पूरा नहीं लिखा गया है तो उसकी एक दूसरी व्याख्या भी बन सकती है, और उस दूसरी व्याख्या के हिसाब से बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि सख्त मौद्रिक नीति है तो मुद्रा का पलायन बढ़ जाएगा, भारत से पूंजी पलायन बढ़ जाएगा, ये वाला तो स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट उसका उस संदर्भ में गलत हो जाएगा यदि यूपीएससी इसकी व्याख्या दूसरे तरीके से करे तो, क्योंकि जब मुद्रा का पूंजी का पलायन बढ़ेगा, भारत से पूंजी विदेशों में जा रही है तो विदेशों में तरलता बढ़ जाएगी, दूसरे देश में तरलता बढ़ रही है, तरलता बढ़ रही तो वहाँ पर ब्याज दर कम आनी चाहिए, और अगर वहाँ ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो ब्याज की लागत घट जाएगी। लेकिन ये तब माना जाएगा जब इसको इस स्टेटमेंट की यूपीएससी व्याख्या दूसरा माने। यद्यपि हमारे हिसाब से इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए, परंतु आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसकी दूसरी भी एक व्याख्या बन सकती है, संभव है, और वो तब जब यूपीएससी इसकी व्याख्या पूंजी पलायन को दूसरे संदर्भ में लेता है। तो फिलहाल इसका आंसर 1 और 2 यानी अर्थात शुरू के दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सेट सी की बात कर रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे। इसमें लिखा है, एक पहला क्रेडिट रेटिंग पर क्वेश्चन है कि भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां। अब देखिए इसमें हिंदी कैसे लिखा है, आपको इंग्लिश वर्ड जरूर पढ़ना चाहिए और इंग्लिश वर्ड्स पता भी होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती है, तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है? ये वो एजेंसी होती हैं जो किसी कंपनी को रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, उसकी साख का निर्धारण करती हैं उसकी वित्तीय परफॉर्मेंस के आधार पर। अगर रेटिंग इम्प्रूव हो रही है, इसका मतलब है उस कंपनी की वित्तीय परफॉर्मेंस, वित्तीय निष्पादन उसका अच्छा चल रहा है, भविष्य में उसमें निवेश और किया जा सकता है, उसमें और लाभ होने की संभावना है। तो साख का निर्धारण किया जाता है रेटिंग एजेंसी द्वारा। भारत में बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे कुछ पॉपुलर हैं, एक नाम उसमें से इसने यूज भी कर लिया है और वो है इकरा। जैसे एक इकरा नाम है, एक है क्रिसिल, रेटिंग एजेंसी के ही नाम है। तो इसने इकरा के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आप नोटिस करें कि आपको अन्य दोनों कथन पढ़ने से पहले ये अगर क्लियर हो गया कि पहला कथन गलत है, तो पहला गलत मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें 1 लिखा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें 1 लिखा है, और ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें 1 लिखा है। तो अगर हम एलिमिनेशन का भी यूज़ करें तो भी आंसर निकल जाता है कि बी आंसर सही है, 2 और 3 कथन सही है। ये चीज़ तब यूज़ करनी चाहिए जब आपने एक स्टेटमेंट कन्फर्म निकाल लिया। एलिमिनेशन का मतलब तुक्का लगाना नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है कि भाई अब ये है, लेकिन अगर हम ऑप्शन के कॉम्बिनेशन बनाए जो कोट उसने बनाए हुए हैं, उस हिसाब से देखा जाए कि अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो अन्य 2 ही ऑप्शन, 2, 3 वाला ही ऑप्शन बचता है। फिर भी एक बार उसको रीड कर लेते हैं। इकरा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बिल्कुल, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनियों के प्रकार होते हैं, आपने पढ़े होंगे क्लास में, जब कैपिटल मार्केट पढ़ाई जाती है तो उसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है वो पढ़ाया जाता है। तो उस हिसाब से ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हालांकि ये पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, रिसेंटली ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है, इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा लिखा है ब्रिक वर्क, इंग्लिश में देख लेते हैं, ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी। तो ब्रिक वर्क एक इंडिया की ही रेटिंग एजेंसी है, कैनरा बैंक इसका प्रमोटर भी है, और ये बेंगलुरु बेस्ड रेटिंग एजेंसी है जो भारत में रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, तो ये कथन भी सही है। अब आप नोटिस करें, ये दोनों तथ्यात्मक स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है, कि आपको पता हो कि इकरा में पब्लिक लिमिटेड हो गई है कि नहीं हो गई है। हो सकता है हमें ना जानकारी हो, यानी आपको ये भी हो सकता है कि ये ना पता हो ब्रिक वर्क रेटिंग एजेंसी। हालांकि ब्रिक वर्क पॉपुलर है तो नाम जनरली इसका पता होता है, लेकिन फिर भी नोटिस करें तो यूपीएससी ने क्लू छोड़ा था। यदि आप पहला वाला कथन जानते हैं तो आपको आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। उसने एक हिंट दिया, एक क्लू आपको पहले से ही दे दिया। तो उस हिसाब से ये दोनों कथन सही हैं, तो आंसर 2 और 3 इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34, और ये क्वेश्चन बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में है।
देखिए एनपीए न्यूज़ में हमेशा रहता है, एनपीए बैंकिंग क्षेत्र की समस्या है और पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रबंधन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंद्रधनुष नामक अभियान चलाया था, उसी के अंतर्गत बैंक बोर्ड ब्यूरो नामक एक संस्था बनाई गई थी। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में क्लास में। ये क्वेश्चन सरल था क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में हमेशा पढ़ा जाता है और ये न्यूज़ में भी रहता है। और एक बार यूपीएससी पहले भी बैंक बोर्ड ब्यूरो पर क्वेश्चन पूछ चुका है। फिलहाल इसके कथन देखें कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर लिखा है आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। ये कथन गलत है। अगर आप में से किसी ने भी बैंक बोर्ड ब्यूरो के किसी भी बैंक बोर्ड ब्यूरो के समय पे चेयरमैन का नाम सुना हो, वर्तमान का या पिछले चेयरमैन का, तो आपको इतना अंदाज़ा उससे लग जाता है कि गवर्नर चेयरमैन इसके नहीं है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। अब देखिए फिर से वैसा ही ट्रिकी और एलिमिनेशन हो रहा है। पहला कथन गलत है, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा था ये भी गलत है, इसमें भी एक लिखा ये भी गलत है, इधर भी एक लिखा ये भी गलत है। आगे आपको अगर नहीं भी पता तो भी आंसर निकल रहा है। अगेन आंसर 2 और 3 है, लेकिन हम फिलहाल चूंकि इस पर चर्चा कर रहे हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए सिफारिशें करता है। बिल्कुल ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया इसीलिए गया था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उच्च स्तर पर काम करने वाले प्रबंधकों को नियुक्त किया जा सके, उस नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन हो सके और नियुक्त ऐसे व्यक्तियों को किया जा सके जिनके पास अच्छा अनुभव हो, कौशल हो, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को सुधारा जा सके। तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो ये सिफारिशें करता है, इसकी सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति की जाती है। और आप अगर लगातार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देखेंगे समय समय पर इसकी वैकेंसी भी आती है कि कौन से बैंक में डायरेक्टर पद पर आवश्यकता है या चेयरमैन पद की आवश्यकता है, तो एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। बैंक बोर्ड ब्यूरो को ये भी काम दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए वो और क्या करना चाहिए उसकी भी सिफारिशें करता है। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो वो सहायता करता है कि कैसे स्थिति को सुधारा जाए। यानी अगर आपको थोड़ा सा ये नॉलेज है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्यों बनाया गया था तो ऑटोमेटिकली इसके दोनों स्टेटमेंट समझ में आने लग जाते हैं। सरल है। पहला स्टेटमेंट तो फैक्चुअल था कि चेयरमैन गवर्नर नहीं है, वित्त मंत्रालय द्वारा चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। लेकिन फिर भी इसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी लग रही है कि अगर एक स्टेटमेंट पहला पता है कि गलत है तो बाकी आंसर तुरंत निकल गया है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा, यूपीएससी क्वेश्चन में क्लू छोड़ता है, आपको उस क्लू को पकड़ना होता है, उस हिंट को पकड़ना होता है, और अगर वो हिंट जान जाए तो ऑटोमेटिकली आंसर निकलने लग जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ये दोनों कथन सही हैं, बाकी शेष तीनों कथन गलत हैं। शेष तीनों ऑप्शन गलत हैं, कथन तो केवल पहला ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और ये क्वेश्चन परिवर्तनीय बॉन्ड यानी कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन दिया गया। देखिए बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्टिबल, दूसरा नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब है कि आप बॉन्ड को भविष्य में इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर में अगर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो कन्वर्टिबल बॉन्ड है, और कन्वर्ट नहीं कर सकते तो नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड है। सिंपल है वो तो। अब क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करने से लाभ होगा या हानि, कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, कन्वर्ट करने के अगर ऑप्शन मिलते हैं तो वो ठीक रहता है कि नहीं, वो एक बार समझते हैं। जब भी हम बॉन्ड परचेज करेंगे तो बॉन्ड पर एक फिक्स हमें इंटरेस्ट बता दिया जाएगा, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, एक निश्चित ब्याज दर मिल जाएगी। लेकिन जो निश्चित ब्याज दर मिलेगी ज़रूरी नहीं है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ठीक हो। इस बात से आप लोग अवगत होंगे कि निवेश वहाँ करना चाहिए, निवेश वह अच्छा होता है जहाँ इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। जितनी बाज़ार में मुद्रास्फीति चल रही है, यानी मुद्रा का मूल्य जितना घट रहा है, कम से कम उतना रिटर्न तो हमें मिलना चाहिए। अगर हम बॉन्ड परचेज करते हैं तो हमें एक निश्चित इंटरेस्ट मिलेगा, हो सकता है वो निश्चित इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम हो जाए, ऐसा संभव है। यानी अगर आपको बॉन्ड को कन्वर्ट करने का मौका मिल जाए कि आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इक्विटी शेयर में तो लाभ की संभावना भी है, यहाँ लाभ ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर यहाँ लाभ ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी संभावना है कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। इसीलिए निवेशक के दृष्टिकोण से या बॉन्ड होल्डर के दृष्टिकोण से बात करें तो बॉन्ड होल्डर चाहेगा कि अगर उसे इक्विटी में कन्वर्ट करने का मौका मिले तो वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
यद्यपि जो बहुत ही सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं वो नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड परचेज करना चाहेंगे। अब ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, कौन से बॉन्ड की? कन्वर्टिबल बॉन्ड बदलने का विकल्प है, तो परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करेंगे। अगर बदलने का विकल्प आपको दे दिया गया है, मान लो हमने कन्वर्टिबल बॉन्ड परचेज किया, तो कंपनी पहले ही हमें कम इंटरेस्ट ऑफर करेगी। कम क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से लाभ ले सकते हो, आप कन्वर्ट कर लो। अगर ये नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड होता तो कंपनी हमें ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती ताकि हम उसमें निवेश करें। तो जब निवेश करने का कन्वर्ट करने का ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी उसमें कम ऑफर करेगी, इंटरेस्ट कम ऑफर करेगी। तो पहला स्टेटमेंट इस दृष्टिकोण से देखें तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा लिखा है कि इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। अब ये थोड़ा सा भाषा इसकी ट्रिकी है, अदरवाइज पॉइंट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो मैंने अभी समझा भी दिया है। लिखा है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का प्रभाव ना पड़े उसे एडजस्ट करना, वो इंडेक्सेशन कहलाता है। तो अगर किसी बॉन्ड होल्डर को विकल्प मिल जाए कि वो बदल सकता है, बॉन्ड को बदल सकता है, किसमें? इक्विटी में, तो उसे इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। यानी वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा सकता है अपने ऊपर से, इन्फ्लेशन का नकारात्मक प्रभाव उस पर कम से कम पड़ेगा। और यहाँ पर आप नोटिस करें इन्फ्लेशन शब्द की बजाय क्या लिखा है? उपभोक्ता कीमतों में सहलग्नता, इस तरीके से वर्ड यूज़ किया है। और इंग्लिश में डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन वर्ड यूज़ किया है, डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, तो कंज्यूमर प्राइस राइज हो रहे हैं मतलब इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रदान करेगा अगर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी ठीक होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। पहला तो ऑब्वियसली है कि अगर आप कन्वर्ट करने का आपको मौका दिया जा रहा है तो शुरुआत में आपको कम इंटरेस्ट ही ऑफर करेगी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक तथ्यात्मक है और मुझे लगता है ये लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही भी होना चाहिए, सबने सही आंसर किया हो इसका। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? अब देखिए, जब भी हम लोग क्लास में मौद्रिक नीति पढ़ना शुरू करते हैं तो मौद्रिक नीति के स्टार्टिंग में उसके उद्देश्यों में ही आ जाता है कि आरबीआई का मुख्य उद्देश्य ही है कि देश में कीमत स्थिरता को बनाए रखते हुए आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में सहायता करना। और यहाँ पर ऑप्शन दिए ही हैं। फिर भी अगर किसी को यहाँ पर डाउट हुआ हो तो उपभोक्ता मामले विभाग इसका मुद्रास्फीति नियंत्रित करने से कनेक्शन नहीं होता सीधा सीधा। ऐसे यहाँ पर लिखा व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ये एक संस्था है जिसमें सभी नियामकों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री चेयरमैन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। और चौथा ऑप्शन आरबीआई यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना या कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई उत्तरदायी है। आरबीआई की अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हम लोग सेट सी देख रहे हैं और सेट सी में 91 क्वेश्चन। अब यूपीएससी ने इस बार क्या किया है, कुछ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन एक साथ दिए, फिर अन्य विषयों के क्वेश्चन दे दिए, फिर थोड़े समय बाद यानी कुछ अंतराल के बाद फिर दोबारा से इकोनॉमी के क्वेश्चन दिए हैं। तो जनरली पहले ऐसा होता था कि सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन एक साथ आ जाते थे, लगभग सभी एक साथ, फिर एक आध दो क्वेश्चन अगर रह भी गया तो बाद में। इस बार उसने डिवाइड किया। ऐसा करने से दिक्कत क्या होती है कि आपका जो एक बार आप इकोनॉमी के क्वेश्चन अगर हल कर रहे हैं, आपका दिमाग उस पर सेट हो भी गया है, लेकिन अगर बीच में ब्रेक दे दिया जाए फिर दोबारा इकोनॉमी के क्वेश्चन हल करना हो तो आपका टाइम बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा क्वेश्चन हल करने में, टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर आप कह सकते हैं एक्यूरेसी घट जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होने के चांस हो जाएंगे। अब जैसे ये 91 नंबर क्वेश्चन है, जिस विद्यार्थी का सेट सी आया हो, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन उसको इकोनॉमी के हल करने हो तो
थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे तो लास्ट में टाइम लग रहा होगा, उसके पास लास्ट में टाइम बचा भी कम होगा। इसीलिए आप यहाँ पे नोटिस करें कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में केवल आपको क्वेश्चन हल नहीं करने, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। देखिए ये सब आप लोग सुन रहे होंगे, आजकल की श्रीलंका की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ख़त्म हो गया, बीओपी क्राइसिस है, जैसा कि एक बार इंडिया ने भी बीओपी क्राइसिस फेस किया है। तो अब उसी क्राइसिस से रिलेटेड निपटने के लिए आईएमएफ द्वारा ये दो फैसिलिटी दी जाती हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है और उनमें से ये दो सुविधाएं हैं, और ये समय चर्चा में थी क्योंकि श्रीलंका में संकट आया हुआ, वित्तीय संकट, और उस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ये दोनों उधार दिए जाने के विकल्प हैं, उपबंध हैं। तो ये भी एक तथ्यात्मक क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, और ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में पूछा है, दो तरह की इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है, एक नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और दूसरा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है, तब ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन में अगर जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको या तो थोड़ा सा टाइम लगा होगा सोचने में, या फिर उनको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया है। एनसीईआरटी में चैप्टर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी नाम समष्टि अर्थशास्त्र, और उस समष्टि अर्थशास्त्र में एक चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 6 ओपन इकोनॉमी का एक चैप्टर है, खुली अर्थव्यवस्था का, उससे ये क्वेश्चन आया है। वहाँ पर पूरा फार्मूला वगैरह एग्जाम्पल सब दे करके समझाया हुआ है कि रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकाली जाती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है। और हम लोग क्लास में भी कहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, और इस बार का क्वेश्चन सीधा सीधा दिख रहा है, फार्मूले के साथ मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। तो फिलहाल ज़रा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था। पहली बात तो ये कि जब रियल एक्सचेंज रेट निकालते हैं, एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे एक्सचेंज रेट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ई प्राइस इन फॉरेन करेंसी प्राइस लेवल और प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक करेंसी, उसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। ये जो पी एफ लिखा है मैंने, ये प्राइस लेवल इन फॉरेन करेंसीज़ है, और पी जो लिखा है ये प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक करेंसीज़ है, और जो ई लिखा है ये ई रुपी के प्राइस को दिखाता है जो कि फॉरेन करेंसी में कितना आ रहा है। इससे एक फार्मूला निकाला जाता है, एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया जाता है। अब इस एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करने में अगर मुझे नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकालनी हो, NEER नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो इसका मतलब है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को यूज़ कर रहे हैं हम, करंट इन्फ्लेशन, करंट प्राइस पर बात करेंगे। और अगर मुझे इसी में REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालनी हो तो हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे, यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा देंगे। तो दोनों में मात्र इतना सा अंतर है, आप लोगों ने ये एक्सचेंज रेट वाला हिस्सा पढ़ा होगा और प्लस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़ा होगा। वहाँ भी ऐसे ही किया जाता है, जब नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो करंट प्राइस पर, रियल जीडीपी निकालने के लिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालने के लिए इन्फ्लेशन है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर इसमें वृद्धि हो रही है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की भाषा पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि हो रही है तो ये रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, एप्रीशिएशन, इंग्लिश वर्ड रुपये की एप्रीशिएशन को दर्शाता है। हमें ये देखना है ये दर्शाता है या नहीं, तो एक बार चेक करते हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हम मान के चल रहे हैं कि हम करंट प्राइस पर यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रही है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग देखें, ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कब बढ़ेगी, या तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बढ़ जाए और या फिर नीचे डिनोमिनेटर कम हो जाए, ये हिस्सा घट जाए। ये पी है क्या चीज़, पी था प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक करेंसीज, यानी घरेलू मुद्रा में। अब घरेलू मुद्रा में प्राइस लेवल कम होने का मतलब यानी इन्फ्लेशन कम हो रही है, और अगर हम बोलें कि इन्फ्लेशन कम हो रही है इसका मतलब रुपए की क्रय शक्ति बढ़ रही है,
अर्थात रुपी एप्रिशिएट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ रही है, इसके बढ़ने का मतलब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, अगर ये बढ़ रही है इसका मतलब है कि नीचे जो नंबर है वो घट रहा है। नीचे नंबर क्या था, इसे बोलेंगे हम प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक करेंसी। हम मान लेते हैं इंडिया के हिसाब से तो डोमेस्टिक करेंसी रुपी प्राइस लेवल इन रुपी कम हो रहा है, प्राइस लेवल को हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं। मुद्रास्फीति घट रही है, घरेलू मुद्रा के हिसाब से मुद्रास्फीति अगर घट रही है, मुद्रास्फीति घटने का मतलब कि रुपए की क्रय शक्ति बढ़ रही है, और रुपये की क्रय शक्ति बढ़ रही है, इसे हम एप्रिसिएशन भी तो कह सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट पहला वाला बनाया गया है, देखिए कितने टॉपिक को मिला के स्टेटमेंट बन रहा है। आप लोगों को ये पता हो एक्सचेंज रेट क्या होती है, कि फॉरेन करेंसी की बास्केट और घरेलू करेंसी इन दोनों की तुलना करके निकाला जा रहा है। फिर नॉमिनल का मतलब पता हो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई है अभी, रियल में इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है। फिर इन्फ्लेशन टॉपिक आपने पढ़ा हो कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और 2-3 टॉपिक को मिला करके ये क्वेश्चन बनाया। तो ज़रा देखें, इसमें पहला वाला स्टेटमेंट सही हुआ। पहला स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि जैसे ही नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ेगी इसका मतलब है रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब अगर ये वाला समझ में आ जाए कि पहला स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा समझना और आसान हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तभी बढ़ रही है, ये तभी बढ़ेगी। पहली बात तो हमने जब रियल कैलकुलेट किया, इसका मतलब हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया, इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात, अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो रहा है, निर्यातक की कॉस्ट बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, और इम्पोर्ट आयात सस्ता हो रहा है। और आयात सस्ता होना या निर्यात महंगा होना ये हमारी व्यापार शर्त को प्रतिकूल करता है, बीओपी को प्रतिकूल करता है, और ये व्यापार प्रतिस्पर्धा को घटाता है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट पूछा है कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति, अब तक तो बात हो रही थी भारत की, अब अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब अगर घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ेगी इसका मतलब है, देखें घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो आप नोटिस करें इस फॉर्मूले के हिसाब से, जब घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक करेंसी ये इंक्रीज होगा, है ना। और अगर प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होगा तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट घटने लग जाएगी। लेकिन केवल उसने इतना ही स्टेटमेंट नहीं लिखा, स्टेटमेंट को पूरा करते कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER यानी नॉमिनल और दूसरा REER के बीच डाइवर्जेंस, इंग्लिश वर्ड यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस यूज़ किया है कि दोनों के बीच डाइवर्जेंस उत्पन्न कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। डाइवर्जेंस क्यों होगा, क्योंकि जब एक तरफ अन्य देशों में मुद्रास्फीति की सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस था वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, या कहेंगे डाइवर्जेंस उत्पन्न हो जाएगा। क्यों डाइवर्जेंस उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि दोनों की मुद्रास्फीति के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि मुद्रास्फीति में परिवर्तन हो रहा है। और खासकर हम नोटिस करें कि घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रवृत्ति है। एक में मुद्रास्फीति को एडजस्ट ही नहीं करते रियल में, एडजस्ट कर लेते, जबकि इसमें मुद्रास्फीति को एडजस्ट नहीं करते, तो डाइवर्जेंस उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पर इस हिसाब से देखें तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और अगर आंसर निकालें तो 1 और 3 और ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक होगा, 1 और 3 ठीक है। तो आप नोटिस करें कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन की भाषा कैसी है, और क्वेश्चन आपको हल करने के लिए क्या क्या बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का। और ये क्वेश्चन क्यों आया है ये भी आप सब लोग समझ रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट होती जा रही है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी एक्सचेंज रेट में परिवर्तन आ रहा था, और एक्सचेंज रेट में गिरावट की वजह से वो करंट मुद्दा था, और इसीलिए यूपीएससी ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ये भी क्वेश्चन आरबीआई, मुद्रास्फीति और आप नोटिस करें कि विनिमय दर, तीनों को मिला के पूछा गया। आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना है बैंकिंग की क्लासेस में, फिर मुद्रास्फीति, बैंकिंग के बाद मुद्रास्फीति आप लोग पढ़ते हैं, फिर एक्सचेंज रेट पूछ रहा है। 3 टॉपिक को मिलाकर के क्वेश्चन बनाना इसीलिए ट्रिकी है। पढ़ लेते हैं। यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो आरबीआई क्या करेगा,
सबसे पहले तो हम अपना नोटिस करें कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है, तो आरबीआई कोशिश करेगा कि तरलता घटाया जाए। तरलता घटाने के लिए वो सामान्यतः ब्याज दरें बढ़ा देता है। एक तरीका तो ये है कि ब्याज दर बढ़ा दिया जाए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरा तरीका, अगर उस सरकारी प्रतिभूति के संबंधित बात की जाए तो आरबीआई तरलता घटाने के लिए सरकारी प्रतिभूतिज को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में सेल करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों को सेल करेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करने से मार्केट से लिक्विडिटी को अब्जॉर्व कर लेगा। तो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकता है, जबकि करना क्या चाहिए, बेचना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। क्लियर है? ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज़ किया इसमें, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब आप नोटिस करें, फिर से वही एलिमिनेशन वाला तरीका भी आता है, बाकी हम दोनों स्टेटमेंट भी पढ़ लेंगे। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही गलत हो गए, क्योंकि तीनों में एक एक लिखा था और आंसर बन गया 2 और 3। लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरा कथन क्या है, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, जो कि हो भी रहा, आप नोटिस कर रहे, अभी मैं बात बोल भी रहा था, तो आरबीआई बाजार में डॉलर की संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। देखिए, जब रुपए का मूल्य ह्रास हो, यानी डॉलर की तुलना में रुपए की वैल्यू घट रही है, मान लेते हैं पहले वो 70 रुपये था, अब वो 75 रुपये हो गया, एक डॉलर के मुकाबले रुपये डेप्रीशिएट हो रहा है। तो रुपये डेप्रीशिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि डॉलर की या तो बाजार में सप्लाई घट रही है और या फिर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। यानी दूसरे शब्दों में बोलें तो डॉलर की डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। ऐसे टाइम पर आरबीआई क्या करेगा, इस डिमांड सप्लाई के गैप को भरने की कोशिश करता है और आरबीआई अपने रिजर्व में से डॉलर की सेल या कहें कि डॉलर की सप्लाई बाजार में बढ़ा देता है। डॉलर की जैसी सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू कुछ घटने लगेगी और रुपये कुछ जो डेप्रीशिएशन हो रहा था वो कंट्रोल होगा, या कहेंगे थोड़ा वो फिर से अप्रिशिएट होने लगेगा। तो आरबीआई डॉलर की सप्लाई बढ़ा सकता है। अब स्टेटमेंट क्या लिखा था, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय बढ़ा सकता है, विक्रय कर सकता है। ठीक है, इससे ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि वो मूल्य ह्रास को नियंत्रित कर पाए। थर्ड स्टेटमेंट, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हों, ब्याज दरें गिर रही हैं वहाँ पर, तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। देखिए, अगर वहाँ ब्याज दरें गिरेंगी, ब्याज दर गिरने का मतलब अमेरिका के हिसाब से आप समझें, यूएस लिखा ही तो ऑप्शन में, यदि ब्याज दर घट रही है इसका मतलब है लिक्विडिटी बढ़ेगी वहाँ पर, और अगर डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ रही है तो डॉलर कम रेट पर मिल पाएगा, तो आरबीआई उस डॉलर को खरीद सकता है। आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको पहले की तुलना में सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ब्याज दर घट गई है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ठीक है और 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया था, एलिमिनेशन एक तकनीक थी, लेकिन फिर भी दोनों स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लिया हमने, तो 2 और 3 दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। ये क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बीच बीच में चर्चा में रहता है, अभी पिछले 2 साल से थोड़ा चर्चा में नहीं रहा था, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं आया था। लेकिन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ये था क्या, मैं जस्ट थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए, जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है तो उस इन्फ्लेशन के बढ़ने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटती है। हमारा जो मुद्रा का मूल्य घट रहा है, हमारी क्रय शक्ति घटने लगती है। हम चाहेंगे कि हमारी क्रय शक्ति पर कम से कम प्रभाव पड़े, विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो एक ऐसी व्यवस्था निकाली गई कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, इस प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करें, उसमें कम से कम आपको इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि जितनी बाज़ार में मुद्रास्फीति हो, जितनी इन्फ्लेशन हो। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक बॉन्ड जारी किए गए जिसका नाम था इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। यानी इस बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन के इंडेक्स से लिंक है। इन्फ्लेशन के इंडेक्स कौन से, WPI और CPI। तो उस इन्फ्लेशन के इंडेक्स से लिंक अगर बॉन्ड हो, इसका मतलब अगर WPI बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है WPI के अकॉर्डिंग, तो आपको मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको CPI से समझें कि CPI की इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए तो आपको CPI के अकॉर्डिंग जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपको मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाएगा। अर्थात
हमारी मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, एक निवेशक के दृष्टिकोण से बात करें, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से बात करें, तो हमारी क्रय शक्ति पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने यदि 100 रुपये निवेश किए और 100 रुपये से जो मैं पहले वस्तुएं खरीद सकता था, आज वो वस्तुएं मुझे 106 रुपये की मिल रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो मुझे भी 100 रुपये के 106 मिल जाएंगे। यानी मेरे भी 106 बन गए और वस्तुओं की कीमत भी 106 हो गई, तो मेरी क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस दृष्टिकोण से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड शुरू किए गए थे। तो आप इसकी सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के देखें। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहले दूसरा स्टेटमेंट देखें क्योंकि वो पहले सबसे सरल स्टेटमेंट है। इसमें अगर हमने इसमें निवेश किया तो मुद्रास्फीति बढ़े घटे, हम पूर्णतः सुरक्षित हैं, प्रोटेक्शन मिल गई हमें। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे पहले और तीसरे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा, सरकार इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रूप में अपने ऋण ग्रहण क्या लिखा है, इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं, बोरोइंग, कि सरकार बोरो कर रही है, बॉन्ड के माध्यम से पैसा तो फाइनली सरकार के पास जा रहा है। अपने ऋण ग्रहण पर दरों को कम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। दरों को कम करने का तात्पर्य क्या है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट। ये जो कूपन रेट वर्ड है ये इंटरेस्ट रेट को इंडिकेट करता है। अब आप अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को समझ गए हैं तो ये बात क्लियर है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जितनी इन्फ्लेशन हो। तो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट, अगर इन्फ्लेशन घट जाए तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को घटा भी सकती है, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम आरबीआई की वेबसाइट को यूज़ करें जहां इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, तो उस पर अगर पढ़ के देखें तो ऐसा नहीं है कि इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इंग्लिश वर्ड कैपिटल गेन टैक्स है, हिंदी में पूंजीगत लाभ लिखा हुआ, तो कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। यद्यपि कोई स्पेशल टैक्स नहीं लग रहा है तो कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इस दृष्टिकोण से गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 ए आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 96 है ये, पहले तो क्वेश्चन पता हो। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये ई कॉमर्स कंपनी की बात कर रहा है और ई कॉमर्स कंपनी में विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई इन ई कॉमर्स। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दें, ई कॉमर्स कंपनी में एफडीआई अगर आएगा तो एफडीआई या ई कॉमर्स की कैटेगरी को 2 हिसाब से बांट देते हैं, 2 मॉडल। एक को बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, मार्केट प्लेस, और दूसरे को हम नाम देते हैं इन्वेंट्री मॉडल। तो मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल का तात्पर्य क्या है, यानी मान के चलो मैं एक विदेशी निवेशक हूँ, मैं निवेश करने आ रहा हूँ भारत में किसी ई कॉमर्स कंपनी में, तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुझे अपना प्लेस, मार्केट प्लेस उपलब्ध कराएगा और मैं उसमें अपनी वस्तुएं या अपनी जो भी मुझे कुछ उस पर विक्रय करना उस वेबसाइट के माध्यम से मैं बेच सकता हूँ, अपनी वस्तुओं को सेल कर सकता हूँ। इन्वेंट्री मॉडल में मैं खुद अपनी ही वेबसाइट यूज़ करूँगा और अपनी ही वस्तुओं को बेच रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर। मार्केट प्लेस मॉडल में तो एफडीआई अलाउड है 100%। ई कॉमर्स का जो मार्केट प्लेस मॉडल है उसमें एफडीआई 100% है, लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में एफडीआई अलाउड ही नहीं है। यानी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के देखें तो लिखा है कि अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान, इंग्लिश वर्ड पढ़ लेते हैं एक बार, इंग्लिश में देखें ज़रा आसान है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू द ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। वो अपनी वस्तुएं बेच सकते हैं। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स, कौन बेच सकते हैं, फॉरेन कंपनीज। तो ये अपनी वस्तुएं अगर बेचेंगे फिर तो ये इन्वेंट्री मॉडल हो जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री मॉडल में तो एफडीआई अलाउड ही नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। लॉजिक क्लियर हुआ क्यों गलत है। और दूसरा लिखा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित है। ये बात ठीक है, एक लिमिटेड ही, लार्ज स्केल के जो प्रोड्यूसर हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही वहाँ पर बेच सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सारा प्रोडक्ट उन्हीं का होगा, तो उसमें लिमिट लगाई गई है, 25% की कैप लगाई गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है,
लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। तो अपने माल का विक्रय नहीं कर सकते हैं इसीलिए, क्योंकि वो इन्वेंट्री मॉडल हो जाएगा फिर वो, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे कैप भी लगा दी है। तो नई जो FDI की ई-कॉमर्स की नीति थी उसमें ये स्टेटमेंट लिखे हुए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 97। अब ये देखिए बिल्कुल बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हो सकता है आप में से किसी से गलती हुई हो, समझने में कन्फ्यूजन हुआ हो। तो देखें क्या है, कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर लिखा है, रियल एस्टेट नहीं, रियल सेक्टर, वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अब रियल सेक्टर कौन सा होता है? रियल सेक्टर वो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा हो, जो कुछ आउटपुट ला रहा हो, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करके कारकों को आय हो रही हो, एक रियल सेक्टर होगा। और एक दूसरा होगा नॉमिनल सेक्टर, जो बार बार बात आ रही है। अभी हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे हम। रियल सेक्टर जो है इसमें ग्रोथ तभी होती है जब प्रोडक्शन हो रहा है, और नॉमिनल जो सेक्टर है ये मौद्रिक क्रियाकलापों से संबंधित है। तो यहाँ रियल सेक्टर का पूछा है, तो किसानों का अपनी फसल काटना बिल्कुल रियल सेक्टर है, इससे प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, यहाँ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो कच्चे कपास को कपड़े में बदल रहे हैं, वैल्यू एडिशन होगा। तीसरा, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना। अब देखिए धनराशि उधार दिए, ये नॉमिनल सेक्टर में आ जाएगा, इससे प्रोडक्शन होगा या नहीं ये बात अभी इसमें क्लियर नहीं है। उधार मिला है, कोई वस्तुओं का या सेवाओं का प्रोडक्शन होगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है, तो हम इसको सही नहीं मान सकते। ऐसे ही चौथा दिया, किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। एक कॉरपोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, तो अगर ओवरसीज बॉन्ड जारी करेंगे तो वहाँ से धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उससे भी प्रोडक्शन होगा, इस पर भी यहाँ क्लैरिटी नहीं है। तो चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ गलत है, और इस हिसाब से केवल 1 और 2 और ये पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। और आप फिर इसमें नोटिस करें, यदि आपको ये क्लियर हो कि चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो बाकी तीनों ऑप्शन में 4 लिखा था, तो वही सेम एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ भी काम आ जाती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये एलिमिनेशन टेक्निक तुक्का लगाना नहीं है। अगर आप उसमें से किसी एक क्लू को या हिंट को पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो केवल 1 और 2 रियल सेक्टर है। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 लिखा है कि भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में, जनसंचार माध्यम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, जनसंचार माध्यम का लिखा है कि रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र एक वर्ड यूज़ किया गया था, और ये जो यूज़ किया गया ये मीडिया में यूज़ किया गया है, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। अब ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? देखिए एक वोडाफोन का केस है जो बहुत समय से चल रहा है चर्चा में, कि कंपनियां अपना अमाउंट यहाँ से कैसे दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर लेती हैं, और वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है ताकि टैक्स को बचाने की कोशिश हो सकती है। और उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। लेकिन इसमें 2 तरीके के स्टेटमेंट है। एक लिखा है कोई भारतीय कंपनी, फिर कोई विदेशी कंपनी, फिर भारतीय कंपनी और फिर विदेशी कंपनी। तो पहली बात तो ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है ये विदेशी कंपनी से संबंधित स्टेटमेंट है कि विदेशी कंपनियां अपना मनी जिस टैक्स से बचाने के लिए, वो कोशिश करने के लिए कि टैक्स ना देना पड़े उनको, इसलिए वो ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। तो ये इसमें 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे यहाँ पर कट जाते हैं जो भारतीय कंपनी से रिलेटेड थे। अब जो विदेशी कंपनी के स्टेटमेंट है उनको पढ़ते हैं। कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। जब वो टैक्स अदा कर देंगे तो इसे इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे हम। यहाँ से उसने अपने कंट्री प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया और वहाँ टैक्स दे दिया, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट पढ़ें, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है, शेयर को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र शेयर्स, और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। इसका इंग्लिश जरूर पढ़ें, आपको थोड़ा सा वहाँ पे क्लिष्ट हिंदी लिखा हुआ है। एंड सच शेयर्स ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है। उन्होंने शेयर ट्रांसफ़र किए और उस शेयर से वो इंडिया में एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं।
इंडिया में, भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। ये इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ कि मनी ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ किया उसके लिए चौथा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ लिखा है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय खर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से सही है। खर्च की बात हो रही है। देखिए, हम जब बजट पढ़ते हैं तो हम बजट में खर्च को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वहाँ पे जब हम बजट पढ़ते हैं तो हम सरकार का बजट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन खर्च की कैटेगरी और खर्च की परिभाषा और कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, यहाँ लिखा है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे या तो लायबिलिटीज़ कम हो जाएं या फिर एसेट्स क्रिएट हो जाएं। हम अगर नई टेक्नोलॉजी प्राप्त कर रहे हैं, मान लो हमने कोई विदेश से कोई अच्छी बहुत बड़ी मशीन खरीद ली हो, तो हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, अब हम उससे इनकम जनरेट करेंगे। और अगर हम या तो लायबिलिटी कम करें या एसेट क्रिएट करने वाला कोई भी खर्च करेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है। इंग्लिश वर्ड डेट फाइनेंस। हमने किसी को उधार दे दिया तो इसका मतलब है हमने उधार दिया, वो हमारे लिए एसेट है, तो ये एसेट है, इसका मतलब ये पूंजीगत व्यय माना जाता है। ठीक है। आगे, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है, ये गलत हो गया। अगर हम किसी कंपनी में इक्विटी परचेज कर रहे हैं, वो भी तो हमारी एसेट है, इक्विटी परचेज करेंगे तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आना चाहिए था। अगर यहाँ राजस्व व्यय की बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय होता तो ये कथन सही था। इसी वजह से चूंकि यहाँ पर ये राजस्व व्यय लिखा है, ये कथन गलत हो गया। यानी इस कथन में आधा हिस्सा सही है, आधा हिस्सा गलत है, और ये पूरा कथन फिर गलत ही माना जाएगा। तो केवल एक, ये इसमें आंसर होगा। राजस्व व्यय कौन से होते हैं? जिनसे ना तो लायबिलिटी कम हो और ना ही कोई एसेट क्रिएट हो, वो राजस्व व्यय होता है। लेकिन जब हम इक्विटी फाइनेंस करेंगे, इक्विटी को यानी इक्विटी परचेज कर रहे हैं, उससे तो हमारी एसेट क्रिएट हो रही है, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो ये कथन गलत हो गया। इस हिसाब से केवल पहला कथन ठीक है। इस साल गवर्नमेंट ने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था, 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया लगभग, और उस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर शब्द चर्चा में था और उसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या कथन है? घरेलू वित्तीय बचत, इंग्लिश वर्ड इज शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए किया जाता है। गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग, एक भाग जाता है सरकार के पास। हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हैं। अभी रिसेंट में नई स्कीम भी आई थी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो हम उसके माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास वो चला जाता है, एक भाग जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा लिख रहा है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड रेट्स इन ऑक्शंस फ्रॉम ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। जब सरकार इंटरनल डेट आंतरिक ऋण ले रही है तो उसका एक बड़ा कंपोनेंट डेटेड सिक्योरिटीज़ वाला होता है, तो ये भी ठीक है। गवर्नमेंट को डेटेड सिक्योरिटीज़ से एक लाभ ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज़ हैं, तो तुरंत उस ऋण को चुकाने की जल्दी नहीं होती और वो घरेलू मुद्रा में लिया जा रहा ऋण है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है यहाँ पर, और इस हिसाब से देखें तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ये इजी क्वेश्चन था ये। तो अब हमने ये तो देख लिया कि क्वेश्चंस का आंसर क्या है, किस हिसाब से आपको हल करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से आज का जो डिस्कशन है ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं। उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, तो आप नोटिस करें। मैंने सभी क्वेश्चन में हिंट देने की कोशिश करी। एक तो ये कि पहली बात, आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो एनसीईआरटी की जो भाषा है उस भाषा पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम की क्लिष्ट भाषा को समझ सकें। तो एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, सभी विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़ें। हम लोग अपनी क्लास में एनसीईआरटी फ्री उपलब्ध कराते हैं स्टूडेंट्स को। वो एक नोट्स का पार्ट कह लीजिए, ये कंटेंट का पार्ट कह लीजिए। क्लास नोट्स
प्रिंटेड नोट्स के अलावा एनसीईआरटी संस्कृति आईएएस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जो कि हम ये मानते हैं वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्टूडेंट्स को खरीदनी ना पड़े बाद में। और अगर उसको क्लास से मिल जाएगी तो फिर वो पढ़ेगा उसे, और टीचर के द्वारा क्लास में उस पर चर्चा की जाएगी इसको आपको कैसे पढ़ना है। तो एक तो ये कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात, आप नोटिस करें कि इसमें जो भी करंट इश्यूज़ रहे हैं उन करंट इश्यूज़ पर तो क्वेश्चन डायरेक्ट ना करके उस करंट इशू के बेसिक पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं हिंट देता हूँ अभी आपको, एक क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो मैंने कहा था श्रीलंका में क्राइसिस है इसीलिए आईएमएफ का वो क्वेश्चन आया। ऐसे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो ये नहीं पूछा सरकार ने कितना बढ़ाया, बेसिक क्वेश्चन पूछा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या क्या। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा चल रही है, पिछले कुछ महीनों में आप देख रहे होंगे इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी मैटर करती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इन्फ्लेशन के बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए। ऐसे ही आप नोटिस कर रहे हैं कि विनिमय दर में लगातार गिरावट आ रही है, तो 2-3 ऐसे मैंने क्वेश्चन दिखाए जहाँ पर लगातार रुपी डॉलर विनिमय दर क्या परिवर्तन हो रहा है, NER RER। अर्थात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि यूपीएससी जो करंट में इशू चल रहे होते हैं उसका डायरेक्ट उस करंट इशू पर क्वेश्चन ना पूछ के उसके बीच में छुपे हुए बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि इस पेपर से रिफ्लेक्ट होता है बहुत सीधा सीधा। तीसरा, आपको अपनी रणनीति बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को भी एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट ईयर, जो आप तैयारी कर रहे हैं 2023 में एग्ज़ाम देना है, तो अगर आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन की भाषा जो आ रही है वो थोड़ी क्लिष्ट होती है, और चूँकि इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में जहाँ 2-3 टॉपिक को मर्ज करके 3 स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस फिर एग्ज़ाम में या तो एक्यूरेसी को घटा देता है, या नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, या फिर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो लास्ट में वो आपको कठिनाई उत्पन्न करेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। चौथी बात कि आप करंट इश्यूज़ को लगातार पढ़ें, और इसके लिए आप लोग न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहें। न्यूज़ को सुने, न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदी का कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर जो आपको समझ में आता हो, लेकिन आपको न्यूज़ समझनी है। और केवल उस न्यूज़ को पढ़ना नहीं है, उस न्यूज़पेपर को लिंक करना है जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। जैसे लगातार आजकल रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है, तो रुपए का मूल्य ह्रास क्यों हो रहा है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ये मूल्य ह्रास को नियंत्रित करना है तो आरबीआई क्या कर रहा है, सरकार क्या कर सकती है। लगातार इस पर लेख आ रहे हैं, आप उन आर्टिकल्स को पढ़ें, उनको समझें, और जो कुछ आपने क्लास में नोट्स में पढ़ा है उसको वहाँ लिंक करें, ताकि इस पूरे टॉपिक को समझ सकें, इस सिनेरियो को समझ सकें कि आखिर ये हो क्यों रहा है, इसमें क्या कंट्रोल होगा। जो भी कुछ आपको क्लास में समझ में आए उससे उसको लिंक करें, तभी आप भविष्य में यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर को आसानी से हल कर पाएंगे। अन्यथा ये कहना कि सर जो आप लिखा दें उसमें से सीधी सीधी वो लाइन यूपीएससी के पेपर में छप के आ जाए, ऐसे कम होता है, खासकर इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पर 2-2, 3-3 टॉपिक को मर्ज करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, आपको स्ट्रेटजी बनाते समय ध्यान रखना है कि रीसेंट कोई भी रिपोर्ट आई हो, या बजट, जैसे हर साल बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, या इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे प्रमाणिक सोर्स को पढ़ना है आपको, और इस प्रमाणिक सोर्स को पढ़ करके उसी में से आपको डेटा यूज करना है कि आपको पता हो कि घरेलू वित्तीय बचत बढ़ रही है या घट रही है, या कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है। उस डेटा के लिए आपके पास प्रमाणिक सोर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि तथ्यात्मक क्वेश्चन भी पूछे हैं इसमें, और तथ्य कैसे, ऑर्गेनाइजेशन वाले, जैसे फैक्ट्रियों से संबंधित आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन था कि औद्योगिक विवाद, फैक्ट्रियाँ, इनके बारे में कौन जानकारी देता है, तो श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो ये एक जानकारी दे रहा है, या फिर आईएमएफ कौन कौन सी फैसिलिटी दे रहा है, तो आईएमएफ पर स्टेटमेंट आ गया है। यानी आपको संगठन या जो इंडेक्स या वर्तमान में जो रिपोर्ट हो उसके कुछ तथ्य पढ़ने होते हैं, उन तथ्यों को देखें। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपको आता है तो ही अटैम्प्ट हो सकता है, अन्यथा इसमें आप उसको वहाँ बैठ कर के हल नहीं कर सकते, फिर उसके गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो इसीलिए इन तथ्यों पर भी ध्यान देना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते रहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो उसको आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा, इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट जहाँ पर आपको समझ अपनी विकसित करनी है, ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है, ऑन द स्पॉट आपको एग्ज़ाम में ही उस क्वेश्चन को वहाँ समझना है, कथन को समझना है, वहीं पर उसको हल करना है और फिर आंसर बनाना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। आप रट करके एग्ज़ाम देने जाएं या कोई गाइड पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएं, उससे ये पेपर सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें, RBI की रिपोर्ट को यूज़ करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनको यूज़ करें, ऑथेंटिक कंटेंट को समझें, NCERT पढ़ें और फिर उससे ओवरऑल करंट इश्यूज से लिंक करें। आपकी आगे की रणनीति इस हिसाब से होनी चाहिए। और क्लास नोट्स तो निश्चित रूप से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा करते हैं, तभी आप न्यूज़पेपर और आर्टिकल को समझ पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन कैसे हल करने थे, क्या उनका आंसर होना चाहिए था। एक आध ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें संभावित, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो की बात हो रही थी, एक आध क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि UPSC उसकी कुछ अलग व्याख्या करे, वो नेक्स्ट ईयर आंसर की आने पर ही पता चलेगा। लेकिन हम उसको मान के चल रहे हैं कि वो इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो जा रहा है, तो हमने उस हिसाब से उसका आंसर निकाला है। परंतु ऐसा संभव है कि UPSC उस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दे, लेकिन ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। वो नेक्स्ट ईयर ही देखा जाएगा कि UPSC क्या उस पर अपनी राय बताता है। तो आप लोग अपनी तैयारी का एक तरीका बनाइए, स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, ये सब बहुत ज़रूरी है, अन्यथा UPSC प्रीलिम्स में दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज ऐसा कुछ पेपर में नहीं आता है कि आप लोग हल नहीं कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है। हर एक स्टेटमेंट पर 3-3 बार आपको सोचना पड़ रहा है। तो उस समस्या को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को हल करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करिए। और मेरा मानना है कि अगर ये सब काम लगातार किए जाएं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, यदि लगातार करें तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। तो इस उम्मीद में कि आप लोग नेक्स्ट ईयर जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, नेक्स्ट ईयर या उसके बाद, तो आपका एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।